हेलो एवरीवन। क्लास 11 विषय हिंदी पाठ संख्या 15। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, घर की याद। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी और एक बार शॉर्ट में पूरे चैप्टर की समरी आपको बता देती हूँ। ठीक है, कि पूरे पोयम का भावार्थ शॉर्ट में एक एक पद मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि बेटा मैंने आपको समझाया था कि यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी है कविता है। इसमें घर की याद, जैसा कि कविता के नाम से ही पता चल रहा है, घर की याद मतलब किसी को घर की याद आ रही है तभी लिखा गया है। अब इसमें किसको घर की याद आ रही है? यह कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। ठीक है, कवि कारावास में था, जेल में था। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आई। कविता का से घर के सभी सदस्यों की याद आती है। कवि कारावास में है, बाहर बरसात होती है, इस कारण उसके प्राण और मन घर की यादों में घिर जाते हैं। उसके घर में वो घर में याद करता है कि घर में मेरे 4 भाई हैं, मुझे मिलाकर 5 हैं, मेरी एक बहन है। ठीक है, सबसे बहुत गहरा प्यार है। कवि की माँ, वो अपने माँ के बारे में बताता है कि जो मेरी माँ है वो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी होती तो वो मेरे लिए जेल में भी मेरे लिए चिट्ठी भेजती, लेकिन कोई पत्र नहीं भेज पाती क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। मेरी जो माँ है वो ममता की मूर्ति है। उसकी स्नेह धारा का प्रसार कारावास तक भी फैला हुआ है। फिर कवि ने अपने पिता के बारे में बताया कि वो अपने पिता को याद करके कितना दुखी होता है। कवि के पिता चिर युवा हैं। ठीक है, वे अभी भी खुलकर हंसते हैं। पिता के लिए कह रहे हैं, वृद्ध होने के बावजूद भी उनमें जोश उत्साह है, अभी भी दौड़ लगाते हैं, साहसी हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है। ठीक है, कामों में तूफान सी तेजी है। कवि मन ही कल्पना करता है कि आज जब उसके पिता नित्य को तरह व्यायाम करने आए होंगे और उनकी आंखों में मन में कल्पना करता है कि आज जब उसके पिताजी वो सोच रहे हैं कि व्यायाम करने आए होंगे तो उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मन कि आज वे उनके पिता ने याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होंगे। ठीक है, भवानी की याद में उन्हें उनकी आंखों से आंसू आ रहे होंगे। वे अपने 5वें पुत्र को याद करके रो पड़े होंगे। 5वां पुत्र कौन है? स्वयं को कह रहा है कि 4 भाई हैं, वो घर पर हैं और 5वां कौन है? मैं हूँ। ठीक है, तो मुझे याद करके पिताजी रो रहे होंगे। ठीक है, उनके पिता भवानी को सोने पर सुहागा कहते रहते हैं। आज जबकि भवानी जेल में है तो उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत होंगे। फिर कवि अपने सजीले सावन को देखिए अपना संदेशवाहक बनाता है और सावन से कहता है कि हे सावन, तुम तो बरसो, क्योंकि तुम बरसोगे तो पूरी सृष्टि को जल मिलेगा। जल है तो जीवन है, लेकिन वो ना बरसे, अर्थात तुम मेरे पिता को जाकर ये संदेशा देना कि वो ना बरसे, अर्थात उनकी आंखों में आंसू ना आए, अर्थात वो मुझे याद करके ज़्यादा दुखी ना हो। कौन? पिताजी। कौन कह रहा है? ये भवानी कह रहा है। ठीक है, आप उनसे प्रार्थना करना कि वो ना बरसे। ठीक है, और उनसे प्रार्थना करता है कि चाहे कितना भी हो बरस लो, किंतु पिता के मर्म को दुखी ना करो। वह पिता को जाकर बताए कि मैं जेल में, सावन को संदेशवाहक बनाते हुए कह रहे कि तुम जाके पिता से कहना कि मैं जेल में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखता भी हूँ, मेरा सम्मान भी करते हैं, सब मुझे चाहते हैं। यहाँ जेल में भी मैं आपका नाम कर रहा हूँ, यहाँ मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं है। ठीक है, वो क्या इसलिए ये सब बातें कहता है कि उसके पिता
ज़्यादा उसे याद करके दुखी ना हो। ठीक है, वह पिता को जाकर बताए कि भवानी जो है वो जेल में बहुत ज़्यादा क्या है, प्रसन्न है। ठीक है, वह पढ़ रहा है, वहाँ पे लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं। वह डटकर भोजन करता है, उसका वज़न भी 70 किलो हो गया, खूब खेलता है, कूदता है, मस्त रहता है। ठीक है, कवि उसे सावधान करता है कि कहीं वह गलती से उसकी वास्तविक स्थिति का वर्णन ना कर दे, गलती से उसकी वास्तविकता के बारे में ना बता दे, वास्तविक स्थिति का वर्णन ना कर दे। कहीं कहीं वह यह न कह दे कि जेल में भवानी बहुत उदास, मौन और बेचैन है। ठीक है, कहीं जाकर ये ना कह दिया जाए कि जेल में भवानी जो है बहुत ज़्यादा उदास है, मौन है। तो सावन को संदेशवाहक बनाकर भेजता है और क्या कहता है कि तुम जाकर मेरे पिता से ही मेरे बारे में सब अच्छा अच्छा कहना। ठीक है, उन्हें दुखी मत होने देना, कोई ऐसी बात न कहना जिससे उनको दुख हो। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, मेरे पिता से ये बोलना कि मैं जेल में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, यहाँ जेल में भी मैं आपके नाम को रोशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये पोएम का पूरा सार यही था। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, पानी, फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी रात भर गिरने और प्राण मन गिरने में परस्पर क्या संबंध है? पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में, दोनों में परस्पर क्या संबंध है? देखिए, रात भर वर्षा होने से कवि को अपने घर की याद आ गई। कवि जेल में है और वो देखता है कि रात भर बारिश हो रही है, बारिश होता देख उसे अपने घर की याद आ गई। घर के सदस्यों के साथ साथ हंसी खेल करते हुए मनोरम दिन याद आ गए। परिणाम स्वरूप उसके प्राणों में और मन में यादें ही यादें समा गई। देखिए, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में क्या संबंध है? रात भर बारिश को होता देखकर, ठीक है, कवि को घर की याद आ जाती है, घर के सभी सदस्यों की याद आने लगती है। घर में बिताए अपने भाइयों बहनों माता पिता के साथ बिताए हर क्षण की उसे याद आती है। साथ में हंसी खेल करते हुए मनोरम दिन उसे कवि को याद आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसके प्राणों में और मन में यादें ही यादें समा गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? बहन, देखिए कवि कहता है कि बहन जो भी होती है वो बड़े उमंग से अपने ससुराल से अपने मायके आती है। ठीक है, कवि कह रहा है कि बहन बड़े ही उमंग से मायके आई होगी। उसने सोचा होगा कि पिता के घर जाकर अपने भाई बहनों से भाइयों से मिलूंगी, परंतु वहाँ जाकर जब उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई भवानी जेल में है तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। कवि क्या कह रहा है, मायके से आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? कवि ने मायके से आई बहन के लिए घर को परिताप का घर इसलिए कहा है क्योंकि बहन बड़ी उमंग से मायके में आई होगी। उसने सोचा होगा कि पिता के घर जाकर अपने भाई बहनों से मिलूंगी, परंतु वहाँ जाकर उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई भवानी जेल में है, उसे बहुत दुख हुआ होगा। इस कारण उसने बाप के घर को परिताप का घर कहा। ठीक है, जब उसे ये बात पता चली होगी कि मेरा भाई घर पर नहीं है, जेल में है, तो उसे बहुत ज़्यादा क्या हुआ होगा, दुख हुआ होगा। इसी दुख के कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, पिता के व्यक्तित्व की
किन विशेषताओं को उकेरा गया है? कवि भवानी प्रसाद ने अपने पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं के बारे में बताया है? भवानी के पिता की निम्नलिखित विशेषताओं को बताया गया है। बलिष्ठ शरीर और साहसी। कवि के पिता डील डोल से विशालकाय हैं। वे नित्य व्यायाम करते हैं। व्यायाम तो बेटा सबके लिए ही बहुत अच्छा है। 260 दंड नित्य पेलना उनकी दिनचर्या है। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान सी तेजी है। वे निडर हैं। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वे भी घबराते नहीं। सच यह है कि वे बड़ी उम्र में भी युवा हैं। बुढ़ापे का एक भी लक्षण उनके जीवन में प्रकट नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा देखिए। कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उकेरा है? देखिए, भवानी के मतलब बलिष्ठ शरीर और साहसी। ठीक है, विशालकाय शरीर, नित्य वो बेटा व्यायाम करते हैं। 260 दंड नित्य लगाना, वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं। ठीक है, खिलखिलाकर हंसना। जब वो बोलते हैं तो उनकी वाणी ऐसे लगती है जैसे बादलों में जैसे गर्जन। और काम को तूफान के समान तेजी से करते हैं। वे निडर हैं। ठीक है, शेर को भी देखकर वे भयभीत नहीं होते। मौत भी आ जाए तो वे घबराते नहीं। सच तो यह है कि वे बड़ी उम्र में भी युवा हैं। बुढ़ापे का एक भी लक्षण उनके जीवन में प्रकट नहीं होता। ठीक है, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं। और क्या बताइए? उदार हृदय। भवानी प्रसाद मिश्र के पिता मन से भी विशाल और उदार हैं। ठीक है, वे अत्यंत सरल, भोले, सहृदय और भावुक हैं। वे अपने परिवारजनों से गहरा लगाव रखते हैं। यद्यपि उनके 5 पुत्र वधुएं हैं, पोते हैं, परंतु वे सबसे गहरे जुड़े हैं। उनमें किसी का रंच मात्र कष्ट भी उनसे नहीं देखा जाता। वे रोज गीता पाठ करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे शरीर, मन और बुद्धि तीनों से सशक्त हैं। शरीर से भी, मन से भी और बुद्धि से भी। घर में सभी से प्रेम पूर्वक रहते हैं। उदार हृदय, सबके प्रति उनके हृदय में प्रेम। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि जो भवानी प्रसाद के जो पिता हैं, शरीर, मन और बुद्धि तीनों से ही वो सशक्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ, सही है। घर नहीं हूँ, बस यही है। देखिए, किंतु यह बस बड़ा बस है। इसी बस में सब विरस है। अब देखिए, बस बस बस। अब यहाँ बस शब्द का प्रयोग विशिष्ट है। बस का अर्थ केवल या मामूली सी बात। इसलिए घर नहीं हूँ, बस यही है का अर्थ बात इतनी मामूली सी है कि मैं जेल में हूँ, घर नहीं हूँ। मैं मज़े में हूँ, सही। घर नहीं हूँ बस, मैं बस केवल घर में नहीं हूँ। किंतु यह बस बड़ा बस है। ठीक है, किंतु यह बस सही है का अर्थ बात इतनी मामूली सी है कि मैं जेल में हूँ, घर नहीं हूँ। ठीक है, पहली बार का तो बस का क्या अर्थ आया कि मैं मज़े में हूँ, सही है। घर नहीं, बस यही हूँ कि मैं मज़े में हूँ, घर नहीं हूँ, बस जेल में हूँ। दूसरी बार बस शब्द में केवल पहले बस का उल्लेख है। तीसरी बार बस शब्द का प्रयोग बहुत बड़ी बात के लिए हुआ है। इस प्रकार कवि ने एक ही शब्द की विभिन्न स्थितियों और भावों को दर्शाकर उनके भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त किए हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। देखिए, कविता की अंतिम 12 पंक्ति
हमने पढ़ी, समझाया बेटा मैंने आपको कवि किस तरीके से, देखिए कहता है, ये 12 पंक्तियों में आप देखिए कवि क्या कहता है, सावन को संदेश वाक बताते हुए कहता है, और कहना मस्त हूँ मैं, ठीक है, और कहना मस्त हूँ मैं, यहाँ से देखिए, काम करता हूँ कहना, नाम करता हूँ कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। हे सावन, सावन को संदेश वाहक बनाकर, ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि ये सावन तुम घर जाकर मेरे पिता से कहना, क्या, कि मैं मस्त हूँ, काम करता रहता हूँ, ठीक है, गांधी के आदर्शों पर सूत काटता हूँ, वजन भी मेरा 70 किलो हो गया, भोजन भी मुझे अच्छा मिलता है, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूं ही अस्त हूँ मैं। देखिए कवि क्या कह रहा है कि हे सावन, तुम मेरे पिता से जाकर कहना कि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। कवि जेल में रहकर घर के वियोग से पीड़ित है, उसे घर की बहुत याद आ रही है, अन्य सब लोग उसे बेगाने लगते हैं, इसलिए वह उनसे दूर दूर भागता है। उनसे बात करने के बजाय वह एकांत में रहना पसंद करता है, ताकि घर की यादों में खोया रहे। वह अपने आप को भूल चुका है, उसकी मन स्थिति दीवानों जैसी हो चुकी है। ठीक है बेटा, समझ आ गया कि किस तरीके से कवि, देखिए, हाय रे ऐसा न कहना, कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक नहीं। सावन, तुम घर जाकर कोई ऐसी बात मत कर देना जिसे सुनकर मेरे पिताजी दुखी हों। हे सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, हे सजीले हरे सावन, हे मेरे पुण्यवान और पवित्र मित्र, तुम चाहे जितना बरस लो, तुम बरस लो वो न बरसे, पर ऐसी कोई बात मत होने देना जिससे मेरे पिताजी को मेरी याद आए और वे रोने लगे और अपने 5वें पुत्र की याद में तरसने लगे, कि ऐसा कुछ मत कहना जिससे उन्हें मेरी याद आए। ठीक है बेटा, ये हो गया, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ओके, कोई भी डाउट हो बेटा अपना डाउट्स क्लियर करना, और आज जो भी आपको आंसर समझाए हैं इन आंसर्स को ध्यान से सुनना, समझना, कोई डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।